नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम। बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। वैसे इससे पहले बिहार की सम्राट सरकार ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच बिठा दी है, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। भरत की तुलना क्रांतिकारियों से की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम है भरत का एनकाउंटर। हालांकि इस पूरे मामले में बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। सरकार के अंदर से भी एनकाउंटर को लेकर आवाजें उठी हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एसएचओ समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में इस एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सियासी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। इस बीच जिस तरह से पुलिस ने भरत के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज की है, उसे भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्माहट है। परिजन जो है न्याय की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन अभी भी परिवार का कहना है कि ये न्याय नहीं हुआ है और अब न्याय की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग बहस यहाँ पर की जा रही है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पटना हाई कोर्ट में ये पूरा मामला है, जांच पड़ताल हो रही है। रिटायर्ड जज इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द ही एक रिपोर्ट को तैयार राज्य सरकार करेगी और उसको हाई कोर्ट में सौंपा जाएगा। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान हैं। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर जब पुलिस की टीम भरत को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई थी, उस बीच फेसबुक लाइव भी किया गया था भरत की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि भरत जो है पुलिस के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो आखिर फिर एनकाउंटर क्यों किया गया, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ बोलने का नतीजा भरत ने भुगता है। कई तरह के इस बीच बयानों का दौर जारी है। दूसरी तरफ परिवार वाले जो है अभी भी न्याय को लेकर डटे हुए हैं। भरत के पिता और भाई पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वेदभूषण पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस। आरके सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आलोक जी मैं आपके पास ही आऊंगी, आखिर बिहार में हो क्या रहा है? अब कई तरह के सवाल निशान पुलिस के कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में अगर सिस्टम के खिलाफ बात किया जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से सीखने के चक्कर में सम्राट चौधरी जी जो है वो गलत निर्णय की तरफ जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री की बात मान लें कि वो विक्षिप्त था, तो विक्षिप्त व्यक्ति के साथ इस तरह का जो है इनकाउंटर करेगी। सामने सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो सरेंडर कर रहा है। आप सरेंडर करने के बाद गोली मार देंगे? रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? और विक्षिप्त को गोली मार देंगे और फिर प्राउडली कहेंगे कि वो विक्षिप्त था, उसे सरेंडर कराया गया और उसके बाद बिहार में तो अपराधी रह नहीं पाएगा। अरे बिहार में अपराधी नहीं रह पाएगा या विक्षिप्त भी नहीं रहेगा। अगर कोई पागल है, कोई विक्षिप्त है, तो बिहार में रहने लायक नहीं। तो भाई फिर तो सबका फिर पुलिस उठाए गोली और पुलिस तय कर ले कौन विक्षिप्त है और उसका उसे गोली मार दे। बहुत अच्छा तरीका है पुलिस का। तो ये जो जस्टिस है तो बहुत अच्छा है भाई। जब बिहार का सीएम खुद कह रहे हैं कि वो तो विक्षिप्त था, मैं और किसी की बात ही नहीं मान रहा, मैं तो बिहार के सीएम की बात मान रहा। वो होम मिनिस्टर भी है बिहार के, और अगर बिहार का होम मिनिस्टर ये कह रहा है जो कि सीएम भी है कि वो बंदा विक्षिप्त था, तो विक्षिप्त को गोली मारने का हक किस कानून के तहत बिहार पुलिस को मिला है, उस जिले के एसपी को मिला है, ये उन्हें बताना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर पुलिस आत्मरक्षा में गोली मार रही थी तो इतने लोग सस्पेंड क्यों हैं? भाई कोई बात तो सही है, अगर पुलिस सही है तो सस्पेंशन किस बात का? इसका मतलब यह है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम रिटायर्ड जज के से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस स्वयं अपराधी है क्योंकि
क्योंकि वो सस्पेंड हुए हैं, प्रथम दृष्टया वो अपराधी दिख रहे हैं। तो अगर पुलिस स्वयं अपराधी है या उसके ऊपर आरोप है और वही जांच करेगी या उन लोगों को जिनको मैनेज कर सकती है वहां तक जांच होगी, तो मैं बता रहा हूं बिल्कुल पुलिस वाले बिल्कुल दूध के धुले निकल के आएंगे, बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा के। तो मेरा अपना मानना तरन्नुम जी, इसकी निष्पक्ष न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से उसकी जांच हो। उसके बाद जितने लोग इसमें अपराधी हो सकते हैं, पुलिस वाले, उनकी नौकरी की तो जाएगी 103 BNS के तहत, और उन्हें आजीवन कारावास से सजा मौत तक की जो भी प्रावधान है उसे वहां तक पहुंचाना चाहिए अगर वो अपराधी हैं। जो वीडियो एविडेंस प्रथम दृष्टया बताता है कि पुलिस की अपनी थ्योरी में बहुत सारी कमियां मुझे दिखाई दे रही। ठीक है वेद सर, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपने अब तक के अपने करियर में कई इस तरह के केसेस देखे होंगे। बिहार का ये जो केस है सर, क्या लग रहा है, वाकई पुलिस वालों की कमी रही है? देखिए तरन्नुम, इस सारे मामले के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जब भी इस तरह की, क्योंकि इसको पुलिस कस्टडी में माना जाए, क्योंकि भरत भूषण तिवारी और पुलिस आमने सामने देख रहे हैं, तो ये सब माना जाएगा कि ही वाज इन पुलिस कस्टडी। उसके लिए तमाम तरह की गाइडलाइंस पूरे हिंदुस्तान में और तमाम जांच की प्रक्रियाएं हैं। मजिस्ट्रेटल जांच इसके अंदर मैंडेटरी है। एक मजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंट जांच करेंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस करें, वो सरकार और अदालतों पर डिपेंड करेगा, परंतु इसकी जांच की एक पूरी प्रक्रिया है। जो इसमें पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की तमाम वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिससे आने वाले समय में तमाम पक्षों की तमाम बातों को सुना जा सके, कितनी गोली किस साइड से चली। जहां तक संबंध है भरत भूषण तिवारी का, वो विक्षिप्त थे या नहीं थे, इसकी जांच तो उनके अस्पताल का कोई ट्रीटमेंट, कोई रिकॉर्ड नहीं। वे सर, अब भरत तिवारी तो वो कह रहे हैं कि वो पुलिस के साथ जाना चाह रहे थे, वो सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन क्या उस समय पुलिस को गोली चलाना वो सही था? देखिए तरन्नुम, हम और आप टीवी पर बैठकर डिबेट कर इस चीज को फाइनल कोई रिजल्ट नहीं दे सकती है। एक प्रक्रिया के तहत होता है, परंतु कोई आदमी इस आर्म्स एक्ट के अंदर खुला हथियार ले रहा है, इट्स ए वेरी सीरियस ऑफेंस। वो किसी को भी इंजर्ड कर सकता है, किसी को मार सकता है। जहां तक संबंध है कि क्या वो मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई या पुलिस की भूल चूक हुई, उसके लिए आपने खुद बताया कि SHO और 3 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे कि वो जांच को प्रभावित ना सके। एक सामान्य प्रक्रिया है कि उनको उस पद से हटा दिया जाता है। अब उसके पास आर्म्स कहां से आया, वो ऑनलाइन क्यों करना चाहता था, क्या उसकी मंशा थी? कोई ये स्टेट ऑफ बनाना तो है नहीं कि हर एक आदमी अपने न्याय के लिए बंदूक लेकर सड़क पर लेके निकल पड़े, तो क्या हालत होगी यदि पूरा जैनजी कॉकरोच पार्टी यदि तमाम हथियार लेकर ही सड़क पर आ जाएं, तो देश में फिर कानून व्यवस्था, थाना, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो जो चाहेंगे ऑनलाइन फेसबुक पर करेंगे। हमारी ये डिमांड है, उनको तमाम को पूरा किया जाए। अभी आपने जंतर मंतर में देखा किस तरह से जैनजी ने कॉकरोच प्रदर्शन किया, वहां पर किस तरह के एक वाहियात किस्म की तमाम चीजें हुई। तो एकदम से किसी को क्लीन चिट देना या पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना, जहां तक पुलिस का संबंध है, इस तरह के जब भी एनकाउंटर्स हुए हैं उसकी डिटेल जांच हुई है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक केस हुआ था, मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम से। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उस केस को पढ़ाया जाता है कि पुलिस वालों की गलती से किस तरह से एक इनोसेंट व्यक्ति की जान चली गई। उसमें एक ACP मेरे रैंक के अधिकारी को 24 साल जेल में रहना पड़ा। तो एकदम से किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हम एकदम से किसी को क्लीन चिट दे दें या भरत भूषण तिवारी को बिल्कुल एकदम क्लीन चिट दे दें कि बिल्कुल इनोसेंट था, ऐसा नहीं था। एकदम हथियार लहरा रहा है, डरा रहा है, ऑनलाइन कर रहा है। इतना उसके मेंटल स्टेट तो थी कि वो ऑनलाइन तमाम चीजों को ट्रांसपेरेंसी से दिखाना चाहता था। तो इसलिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए, इस बारे में किसी नतीजे पर ना पहुंचा जाए तो अच्छा है। बाकी क्यास से और अंदाज से ना कानून चलता है, ना इस देश की अदालतें चलती हैं, और जो भी सिस्टम है वो अपने हिसाब से काम करता है। इस डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का हथियार उठा लेना कोई वाजिब नहीं है। कोई नक्सलाइट ऑपरेशन के वो बहुत बड़े लीडर नहीं थे। क्या उनकी बैकग्राउंड थी, क्या उनकी शिक्षा थी, क्या उनकी पारिवारिक स्थिति थी, क्या वो रिवॉल्वर कहां से प्रोक्योर की गई, उसके पैसे कहां से आए, फेसबुक पर लाइव करने की ऐसी क्या जरूरत थी, वो विक्षिप्त थे या नहीं थे, ये तमाम पक्षों की जानकारी एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रक्रिया है। और जहां तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं भी अपनी इस बात से सहमत हूं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे। वही पुलिस, बिहार की पुलिस ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें संभावना होती है कि उसको प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए SHO और तमाम जो अधिकारी हैं उनको उस पद से विमुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, जब रिपोर्ट आएगी तब हम फिर दोबारा इस मुद्दे पर बात करेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है RK सर, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर कानून क्या कहता है? जो हुआ वो ठीक था या जो हो रहा है वो ठीक है?
थैंक यू तरन्नुम। देखिए, ये जो वाकया हुआ है तरन्नुम, उसमें मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है। अभी मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ और ये मेरे जिले का है, मेरे विधानसभा का है, और मैं अपने विधानसभा से और अपने जड़ों से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना लॉ से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे इस केस के फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उस परिवार को मैं जानता हूँ, उस लड़के को भी जानता हूँ। तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो चीजें, जो विजुअल्स आज के डेट में पब्लिक रिकॉर्ड्स पे हैं, उसमें लास्ट जो विजुअल है, ये आदमी पुलिस के कस्टडी में था। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट आती है वो इसके डेथ की आती है। तो इसका मतलब है कि पुलिस जब उसको एप्रीहेंड कर रही है, उसके पास कोई असलहा नहीं था, लेकिन जो नेक्स्ट खबर आती है वो उसके डेथ की आती है, और पुलिस कहती है वो सेल्फ डिफेंस में उसने रिटेलियरी फायरिंग करी है। अब इंडिया के इनकाउंटर जूरिस्प्रूडेंस में 2-3 नए शब्द आ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को नहीं समझ में आता है कि इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, आधा इनकाउंटर, पौवा इनकाउंटर। आई रियली डू नॉट नो who has coined these jurisprudence of criminal investigation or criminal way of approaching a crime. I do not know, even the judiciary also do not know. ये पुलिस के कॉइन किए हुए लेक्सॉन है। अब हम आपके पूछ रही थी कि लॉ क्या कहता है। अभी वेद जी बिल्कुल सही कह रहे थे, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस फिक्स करता है, और वो कहता है कि इस टाइप के मुकदमे, अगर इस टाइप का कोई भी केस होता है तो आपको उसके मजिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करानी है, FIR करानी है, प्लस उसको जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो, आपको उससे इन्वेस्टिगेट कराना है और उसकी रिपोर्ट अदालतों को सौंपनी है। लेकिन एक ऑडिट में आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे बड़े सारे मुकदमे करे। सिंस लास्ट 20-30 ईयर्स वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड पब्लिक फोरम पे जो ये बताए कि फेक इनकाउंटर्स के रेशियो क्या है, कितने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, कितनी सजाएं हुई हैं, और उसकी लॉजिकल आउटकम्स क्या है। तो इट मींस द एनी इंक्वायरी कंडक्टेड ऑफ फेक इनकाउंटर प्राइमा फेसाई रिजल्ट आइदर इन अ बॉस्ड अप इंक्वायरी और उसको कवर करने के लिए होती है। अब बेद जी एक केस के बारे में बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। 96-97 इनके ये ACP उस समय हमारे साथ लॉ में थे, राठी साहब। जी राठी साहब। वो केस था, निखिल कुमार उस समय हमारे बिहार के ही थे, पुलिस कमिश्नर थे। दिल्ली पुलिस की ट्रिगर हैप्पी पुलिस फोर्स ने एक बिजनेसमैन को कनॉट सर्कल के पास घेरा और मिस्टेकन आइडेंटिटी में शूट कर दिया। निखिल कुमार साहब को पब्लिकली ये कहना पड़ा कि इट वाज ए केस ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक, जिसके चलते उनकी पुलिस की कमिश्नरी चली गई। ये सबसे बड़ा एक हेड रोल किया था। लेकिन आज के टाइम में व्हेन इनकाउंटर इज बीइंग ब्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड समहाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, और द कोर्ट्स, लेट मी रिफ्रेज माय आर्गुमेंट, कि अगर अदालतें भी अपनी बात को मनवाने के लिए इतनी शिद्दत से मौजूद नहीं है या वो काम नहीं कर पा रही है, देन दिस सोसाइटी हैज टू लिव ऑन द मर्सी ऑफ पुलिस ट्रिगर्स। तब ये समाज को पुलिस के ट्रिगर हैप्पी मूड के मर्सी पे रहना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में, 2017 में, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उत्तर प्रदेश, आप 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, तेलंगाना है और हरियाणा है, सबसे ज्यादा पुलिस इनकाउंटर्स की कहानियां यहां पे होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन क्या हुआ, एक कंटेम्प्ट में किसी को हॉल अप नहीं किया गया, एक कंटेम्प्ट में नहीं किया गया। और बिहार की बात मैं आपको बताऊं, 2005 से 2015 तक और उसके बाद देयर आफ्टर बिहार को जाना जाता है सुशासन, जो लास्ट गवर्नेंट थी। कोई पुलिस इनकाउंटर की बहुत सारी कहानियां नहीं थी। ये मौजूदा सरकार जैसे ही आती है, 5 वीक में 11 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, 11 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं। उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट कहां है अभी तक? कितने लोगों पे FIR दर्ज हुई है, कितने अरेस्टिंग हुई है, कितने लोग अभी तक सस्पेंड हुए हैं? तो इन सब चीजों पे हम ना जाएं। लेट्स प्रिज्यूम दैट पुलिस हैज टू वर्क। मैं बिल्कुल एक बैलेंसिंग बात कह रहा हूं, पुलिस को कहीं ना कहीं एक अनइवन सिचुएशन में काम करना पड़ता है। एज ए लॉयर आई कैन नॉट बी हाइपर क्रिटिकल ऑफ द पुलिस फोर्सेस, बट वी मस्ट एज ए सिटीजन अंडरस्टैंड वन थिंग, कि पुलिस भी कभी कभी अपने पॉलिटिकल मैंडेट के चलते एक इंटॉक्सिकेशन के लेवल को क्रॉस कर जाती है, और अगर क्रॉस कर जाती है तो भरत भूषण जैसा केस हो जाता है। आपको शायद अंदाजा नहीं है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को कि आरा एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमारा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 30 लाख लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी है।
और एक से एक लेजेंडरी पार्लियामेंटेरियंस, स्पीकर से लेकर के लास्ट केंद्रीय मंत्री हमारे क्षेत्र के रहे हैं, वो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं। जिस तरीके से व्याकुलता वहां पे है, इस लड़के के बारे में आपको बताऊं तरन्नुम, ये ऐसे ऐसे फंडामेंटल इश्यूज को रेज कर रहा था, नदी से कटाव के, रिहैबिलिटेशन को, शिक्षा को। हाँ, ये बात सही है कि इसके हाथ में पिस्तौल था, और अगर मान लीजिए तरन्नुम कि उस समय एक हॉस्टेज सिचुएशन था, 10-15 पुलिस वाले को एक सिंगल आदमी पिस्टल लेके हॉस्टेज ले रहता है, चलिए ठीक है मान लिया। तो हॉस्टेज सिचुएशन को नेगोशिएट करने के लिए आपको जिला हेडक्वार्टर से किसी मनोवैज्ञानिक को बुला लेना चाहिए था। आप 3 घंटे तक फेसबुक पे जो सिनेमा चला रहे थे, उसका औचित्य क्या था? आप किसी मनोवैज्ञानिक को बुला के उससे बातचीत करा लेते, और आपके पास इतनी फिजिकल कैपेसिटी थी कि आप उसको एप्रीहेंड कर देते। एक विजुअल्स तो ये भी दिख रहा है कि उसके झोपड़ी में बैठ करके वो लेटा हुआ है और पुलिस वाले उससे बात कर रहे हैं, एज इफ लग रहा है कि वो मैरिज नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड नॉट ओनली सर, सवाल इसीलिए बार-बार इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पिता और भाई पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। अब ये, हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं आपको बताऊं, इसकी छानबीन मैंने अपने स्तर पे की है। मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव पॉलिटिकली आल्सो। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बता रहा हूँ, उनके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसके चलते उनको, अब सोचिए, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। पता है ये एफआईआर क्या है? दिस एफआईआर इज ओनली टू पुट अ प्रेशर ऑन देम टू डाइल्यूट द केस। और ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप अगर फैक्ट फाइंडिंग आपके रिपोर्टर्स हैं तो आप उनको बोल करके, उनसे कह करके पूरी तहकीकात करा लीजिए कि उनके भाई और जो उनके पिता हैं या उनकी माता हैं, दे आर एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज अस। उनकी कोई पास्ट रिकॉर्ड्स भी नहीं है, ना इस केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इवोक नहीं करेगा पुलिस के लिए, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक पुलिस का जो इकबाल है वो कायम रहना चाहिए, और पुलिस का इकबाल जो है खुदाई होता है। मैं ये मानता हूं, मैं इस बात को मैं हर फोरम पे कहता हूं कि पुलिस का इकबाल जो है जजेस के इकबाल से बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि उस वर्दी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 5000 के भीड़ में एक वर्दीधारी उसको कंट्रोल कर सकता है। आप सोचिए कितना, क्या कॉन्फिडेंस है पब्लिक का पुलिस के ऊपर। लेकिन इस टाइप की घटनाएं जो हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर्सनली आई एम वेरी पेन्ड। जी बताएं। आलोक जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। किसी भी राज्य में अगर ये हो तो कई तरह के सवाल उठते हैं, और फ्यूचर को लेकर भी सवाल उठता है। क्या हम एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अधिकार है हमें अपनी बात रखने का, अगर कोई इस तरीके से अपनी बात रखता है, अपने हुकूक की बात रखता है, अधिकारों की बात रखता है, तो ये सजा मिलेगी, और उस पर से राजनीति भी। जी तरन्नुम जी, जैसे अभी वेदभूषण जी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा अपराध है हथियार लहराना, बिल्कुल। लेकिन इस देश में नक्सलियों को भी बड़े बड़े AK-47 के साथ मौका मिलता है सरेंडर का। नक्सलियों को, जो सैकड़ों हजारों पुलिस वालों को मार देते हैं, वो अपराध नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा बड़ा कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को मार, इस देश में तो हथियार उठा लेना तो बहुत बड़ा अपराध है, मैं मानता हूं। लेकिन लोगों को मार देना, एक्स-टीएम को मार देना, छत्तीसगढ़ का दुर्दांत घटना याद है, जहां 67-68 लोग घूम दिए गए थे, उस तरह की वारदातों को करने वाले लोगों को भी मौका मिलता है सरेंडर करने का, मिलता है मौका। लेकिन यहां सरेंडर का भी मौका नहीं दिया गया। कितने वीडियोस वायरल है, वो लड़का टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा था, वरना तब तक वो आतंकवादी बना दिया गया होता पुलिस द्वारा। ये तो वीडियोस अगर नहीं होते एविडेंस, तो पुलिस की कहानी कुछ दूसरी होती, और हम सब लोग मान रहे होते कि जो पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा वही सही है, और पुलिस वो अब तक आतंकवादी हो गया होता। वो केवल सामान्य अपराधी नहीं होता पिस्टल लहराने वाला, हो सकता है उसके घर में बम भी बरामद हो जाते। अभी उसको पिता और भाई पर एफआईआर मात्र हुई है, बम बरामद होने में कितना समय लगता। तो मुझे कहना है कि इस देश में टेररिस्टों को मौका मिल जाता है, इस देश में नक्सलियों को मौका मिल जाता है, लेकिन बिहार में एक बच्चे को मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसने पिस्टल लहरा दी। उसने पुलिस की ईगो को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचा दिया था कि अच्छा अब तुम हमारे ऊपर पिस्टल तानोगे। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने मैलाफाइट इंटेंशन से अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ईगो के सिवाय तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं,
इस सारे मैटर में जो ईगो है, क्योंकि बिहार में एक अच्छाइयां बहुत हो सकती है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, यहाँ ईगो बहुत जल्दी हावी होता है, लोगों का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। ईगो इतना बड़ा है, बिहार में हर चीज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ईगो जरूरत से ज्यादा बड़ा। तो पुलिस वाले भी बिहार के ही है, उनका ईगो हर्ट हो गया, बोले मारो गोली, देखा जाए तो सरकार तो कही रही है कि अपराधियों को साफ करो। तो मुझे लगता है कि ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस देश में अगर नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका मिलता है, आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका मिलता है, तो एक व्यक्ति को पिस्टल ले लेने मात्र से और पिस्टल लहरा देने मात्र से उसे गोली का खाने का ही ऑफर क्यों दिया गया, उसे सरेंडर का मौका क्यों नहीं मिला, जबकि वो वीडियो में सरेंडर करता हुआ और पिस्टल फेंकता हुआ दिखता है। तो मतलब पिस्टल फेंक देने के बाद अगर पुलिस गोली चलाती है तो सामने सामने ये दिखाई देता है। अब बाकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जांच जरा ढंग से हो जाए, जांच कहीं ऐसा ना हो कि फिर जांची की तरह रह जाए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से अगर इस बात की जांच कराई जाए तो जो प्रथम दृष्टया पुलिस की थ्योरी में बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं, वो छेद ये बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई, ऐसा लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई निरपेक्ष और निष्पक्ष ढंग से नहीं की, इन वीडियोस के माध्यम से लगता है। बाकी जांच ही बताएगी कि क्या है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस देश में आतंकवादियों को मौका मिलता है, इस देश में नक्सलियों को मौका मिलता है, और इस देश में अगर कॉकरोच पार्टी कोई व्यक्ति हो, आर्टिकल 19 सभी के लिए है, वो कॉकरोच पार्टी क्यों ना हो, वो अव्यक्त आजादी की बात कह सकता है। तो इसलिए ये कहना कि कॉकरोच पार्टी के लोग पिस्टल उठा ले, नक्सलियों को देख के लोग पिस्टल नहीं उठा सकते क्या? नक्सली तो सरकार बदलने की इच्छा से आए थे। नक्सलियों को ऑब्जेक्टिव क्या है इस देश में कि अस्त्र के माध्यम से भारत की सरकार को हटा देना, ये ऑब्जेक्टिव था नक्सलियों का। 9 से 12 राज्यों में फैले थे, लेकिन कितने हजारों नक्सलियों को मौका दिया जाता है सरेंडर करने का। आलोक जी जवाब नहीं लेते हुए जी मैं आपके पास ही आऊंगी, नक्सलियों को मौका मिल सकता है तो बिहार के एक युवक को मौका क्यों नहीं मिल सकता? दिल पर हाथ रख के बताइएगा सर कि वाकई बिहार पुलिस की तरफ से कमी तो रही है सर, और आप बेहतर समझते भी है इस बात को। देखिए तरन्नुम, ये तमाम चीजें क्यास से और अंदाज से नहीं चलती, इसके पीछे एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन, सारी बैकग्राउंड चेक करनी होती हैं कि क्या बैकग्राउंड थी इस लड़के की, किन लोगों के कांटेक्ट में था, तमाम चीजें आएंगी। और जहां तक एनकाउंटर का संबंध है उसके लिए एक प्रक्रिया है, जैसा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के आर.के. सिंह साहब ने बताया, उसके तहत तमाम जांच की जाएंगी। एरर ऑफ जजमेंट था या इंटेंशनली उसको गोली मारी गई, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद में तय हो पाएंगी। क्योंकि मैं और आप इस टीवी डिबेट में बैठकर यहाँ बहुत तरह की बातें कर सकते हैं, परंतु इस केस की इन्वेस्टिगेशन बारीकी से लेकिन जो आप लोग अपने करेंगे, एक्सपीरियंस के बुनियाद पर चीजों को देखकर, जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उन तमाम चीजों को देखकर आप उस पर तो बता ही सकते हैं। नहीं, इस तरह से अंदाज मैं नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए। आर.के. सिंह जी बड़े सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये चीजें मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्यास से और अंदाज से और से नहीं होता, ये तमाम चीजें एक एविडेंस की चीज होती हैं। अल्टीमेटली 3 केस इसमें रजिस्टर हुए हैं, तीनों केस की जो अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट है वो कोर्ट के अंदर होगा। कोर्ट विल डिसाइड के तीनों केस सही थे या गलत थे। उस गलत के लिए भी प्रोसीजर बना हुआ है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर तमाम प्रोविजंस हैं कि यदि पुलिस फेक केस रजिस्टर करती है, फेक एनकाउंटर करती है तो सजा होती है। और एक ये केस नहीं, बहुत सारे इंडिया के अंदर केसेस हुए हैं जहां पुलिस वाले लंबे समय तक जेलों में रहे हैं। आपने देखा हैदराबाद के अंदर किस तरह से पहले पुलिस वालों को फूल मालाएं चढ़ाई गई, पर बाद में 19 लोग कटघरे के अंदर आज भी जुड़ रहे हैं। इस तरह जो बहुत सारे चर्चित केस हैं, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक नेगी केस हुआ था, उसके अंदर पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो इस तरह से एक नतीजे पर पहुंचना, इस केवल वीडियो को देखकर कोई भी लॉजिक या तर्क संगत आदमी ये नहीं कह सकता कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सही था क्या गलत था। केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन केवल एक वीडियो के आधार पर नहीं होती, देखने वाली बात उसके ये लिए होगी कि और भरत को तमाम न्याय मिलता है कि नहीं, और इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा उस पर भी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल वक्त की बेहद कमी है। आलोक जी, आर.के. सर, भूषण जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।